हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय का 2022 का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। इस क्लास में हम 2022 के हिंदी के प्रश्न पत्र के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ साथ आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि एक तरीके से आपका हिंदी विषय का 2022 का संपूर्ण पेपर मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, और आपको एग्ज़ाम में जो समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए वो मिलता है 1 घंटे। आपके सामने हिंदी में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको काफ़ी सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पर 1 घंटे का समय ध्यान रखते हुए अपना पेपर देना है ताकि आपका पेपर छूट ना जाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और बताइएगा आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही रहे। फर्स्ट है आपका, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, थोड़े से बदल गए हैं, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। और जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा या फिर गिल्लू। तो निहार भी महादेवी वर्मा की है, गिल्लू भी है। गिल्लू तो चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा गिल्लू के बारे में, और नीरजा भी महादेवी वर्मा की है। इनमें से जो बची हुई रचना है वो ठलुआ क्लब, ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये है बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है आपका, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है? क्या मुहावरा इसके लिए सही रहेगा? अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना या फिर अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देने के लिए मुहावरा हम प्रयोग करते हैं अंगूठा दिखाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूठा दिखाना। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, अक्ल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है आपका, मधुशाला के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका जो मधुशाला है इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है? मूल्यांकन, मापन, छात्र या फिर शिक्षक। तो अध्यापन जो क्रिया होती है, अध्यापन अधिगम क्रिया, ये इसका जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होते हैं आपके छात्र। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात हैं? तो कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है आपके मुंशी प्रेमचंद्र को। ठीक है, कथा सम्राट के रूप में कौन विख्यात हैं? तो याद रखिएगा, कथा सम्राट के रूप में आपके मुंशी प्रेमचंद्र विख्यात हैं। अगला प्रश्न था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए, और साथ साथ अगला प्रश्न भी देख लीजिए, राम ने रावण को मारा, इसको कर्मवाची में परिवर्तित करना है। तो आंसर रहेगा आपका, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। और अगला प्रश्न था आपका, राम ने रावण को मारा, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो इसका कर्मवाच्य है राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, ये कर्तरीवाच्य है राम ने रावण को मारा, और कर्मवाच्य बन जाएगा राम के द्वारा रावण मारा गया। अगला प्रश्न है आपका, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए और सुलेख किसे कहते हैं? तो औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना या फिर मूर्खतापूर्ण कोई कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेख के बारे में लिखना था कि सुलेख किसे कहते हैं। तो सुलेख जो है आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सु प्लस लेख, अर्थात सुंदर लेख को ही हम सुलेख कहते हैं। इसका तात्पर्य रहेगा कि जो भी आपका लिखने का ढंग है, जो भी लिखावट है, उसको अच्छे तरीके से लिखना, जिससे क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़ रहा है तो भली प्रकार उसको पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि काफ़ी सारे लोग ऐसी राइटिंग लिखते हैं कि जिसको वो खुद ही नहीं पढ़ पाते, सामने वाला क्या ही पढ़ेगा। तो सुलेख का अर्थ यही है कि इतने स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ रहा है तो अच्छे या भली प्रकार से उसको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए।
तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। आपके राष्ट्रीय पर्व कितने, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो हम सभी 3 प्रकार के राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं, यानी कि भारत में आपके 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा आपका गणतंत्र दिवस और तीसरा गांधी जयंती। ठीक है, 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट आपका गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बताइएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ये तो पता है 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब पता है, लेकिन गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे किसी भी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 वाक्य लिखने को कहा गया था, तो मैंने यहाँ स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लिखे हैं। सबसे पहला है, हमारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। अगला पॉइंट, प्रतिवर्ष यह दिन भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक भारतीय वीरों एवं वीरांगनाओं ने अमूल्य योगदान दिया है। तो इस तरीके से आप कोई से भी 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, जितने पूछे जाएं उतने लिखो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिखें। वैसे ही थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें टाइम लगता है आपको लिखने में, इसलिए जितना प्रश्न में पूछा जाए कोशिश करिए उतना लिखिए। और अगर समय आपके पास बचता है तो थोड़ी सी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आगे हैं आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। तो लेखन में सुलेख का महत्व क्या रहेगा, देखिएगा। सबसे पहला है आपका लेखन में सुलेख का महत्व, सुलेख लिखने से हस्तलेखन में सुधार होता है। अगला पॉइंट, सुलेख से मात्राओं में सुधार होता है, सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, सुलेख लिखने से लेख लेखन की क्रिया तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुलेख लिखने से कठिन शब्द लिखने की सीख मिलती है। बच्चों को क्या है, सुलेख जब हम लिखाते हैं या इमला बोलते हैं उससे पहले बोलते हैं ना, देख देख के लिखो, अच्छे से मात्राएं देख कर लिखो, जिससे क्या है कि बच्चा जो कठिन शब्द हैं या मात्राएं हैं उनको ढंग से लगाना सीख जाएगा। अगला पॉइंट है, सुलेख लिखने से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर होती हैं और लेखन को आकर्षक बनाने में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनकी चीज़ पढ़ने में मज़ा भी आता है और वो आकर्षित करते हैं। जैसे आप नोट्स भी लेते हैं ना, तो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी उसके नोट्स आप क्यों लेते हो, क्योंकि वो आकर्षक लगते हैं देखने में, इसीलिए। तो सुलेख का महत्व आपके लिए ये रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, 13 क्वेश्चन, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन कराया है, 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको नोट्स में लिखाए हुए हैं। तो आप कोई से भी जितने भी आप में हो सके 2 से 3 पॉइंट आराम से लिख दीजिएगा। सबसे पहला है, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश यानी कि पूरे वाक्य नहीं है, इसलिए इनको स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुहावरे वाक्यांश हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ आप मुझे लिख करके बताइएगा। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है, तो लोकोक्ति जो है आपकी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है। जैसे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका भी मुझे अर्थ लिख करके बताइए, क्योंकि एक लोकोक्ति और एक मुहावरा आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि मुहावरे वाक्यांश है, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य हैं, इसलिए इनका उपयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है आपका, दीपावली पर 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो दीपावली पर आप आराम से 8 पंक्तियाँ लिख सकते हैं अपने अनुसार। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, दीपावली का जो त्यौहार है वो हम कब मनाते हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला पॉइंट है कि कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौट कर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाते हैं।
अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, इस दिन सभी लोग अपने घर में मिट्टी के दिए जलाते हैं और अपने घर को विभिन्न प्रकार की प्रकाशमान वस्तुओं से सजाते हैं, लिपाई पुताई भी करते हैं। बचपन में बहुत निबंध लिखा होगा दीपावली और होली पर, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई कठिनाई होने वाली है। अगला पॉइंट लिखा है, इस त्यौहार को दीपों का त्यौहार और दीपोत्सव कहते हैं। बस निबंध लिखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए, शब्द भंडार होना चाहिए, ताकि हम ऐसे वर्ण ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सामने वाले को आकर्षक लगें, ठीक है। और सबके अपनी अपनी अलग अलग तरीके से अपनी भाषा में आपको लिखना है पॉइंट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह त्यौहार भारत की संस्कृति व परंपरा को दर्शाता है। ये भी लिख सकते हो कि अच्छाई पर बुराई की जीत को बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, इस तरीके से। अगला पॉइंट है आपका अंधकार पर प्रकाश, ठीक है, अंधकार पर प्रकाश बोलने जा रही थी और अच्छाई पर बुराई निकल गया। अगला पॉइंट है एट पॉइंट, यह त्यौहार हमें एकता और शांति का पाठ पढ़ाता है और यह त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है, ठीक है। मिठाइयों के बारे में लिख सकते हो कि बच्चे क्या करते हैं, पटाखे फुलझड़ियाँ जलाते हैं और मिठाइयाँ खूब बांटते हैं, खाते हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और तत्सम और तद्भव में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों के ही आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह, तो आप कोई से भी 4 से 5 विराम चिन्ह लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जितने 10 हैं तो 10 लिखिएगा। पहला मैंने लिख दिया है पूर्ण विराम, तो वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इस जो पूर्ण विराम लगा है उसको हाईलाइट करें, ठीक है। अगला है अल्प विराम, तो अल्प विराम का प्रयोग बोलते समय थोड़े रुकने के लिए करते हैं, जैसे राम मोहन सोहन रोहित बाजार जा रहे हैं। आप चाहें तो इसके एक्सप्लेनेशन में कर सकते हैं नीचे लिख करके कि राम सोहन मोहन बाजार गए हैं, इसमें राम और मोहन के बीच में जो विराम चिन्ह या विराम लगा हुआ है वो क्या है, अल्प विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, जब प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम खाते हो, इत्यादि। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो हर्ष शोक आश्चर्य विस्मय इत्यादि भावों को दर्शाने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद जो चिन्ह लगा है वो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर हमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती, हम एक तरीके से जैसे नहीं अपना आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वाह कितना सुंदर दृश्य, यानी कि पता है कि बहुत सुंदर दृश्य है, बस अपना आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द यूज़ करके, इसलिए यहाँ चिन्ह जो है वो प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न था आपका तत्सम और तद्भव में अंतर बताइए, तो उत्तर रहेगा तत्सम जो शब्द है वो तत् प्लस सम से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे तीर्थ हो गया, अश्रु हो गया, हरिद्रा हो गया, उत्साह हो गया, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो, अक्ष लिख सकते हो, बहुत सारे आपके तत्सम शब्द रहेंगे। अस्थि रहेगा, अस्थि मीन्स क्या होता है, हड्डी होता है। नेक्स्ट रहेंगे तद्भव, तो तद्भव का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना या उससे उत्पन्न हुआ या फिर विकसित हुआ, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या संस्कृत से विकसित हुए, आप अपनी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर या संस्कृत से बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे तीर्थ, तीर्थ का हो जाएगा तीर्थ, अश्रु का हो जाएगा आंसू, हरिद्रा का हल्दी, उत्साह का उत्साह, और उत्साह का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला हुआ है। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। तो सीधी सी बात लिख सकते हैं कि औपचारिक में क्या होता है, शिष्टाचार का महोदय वगैरह प्रयोग करना क्या है, बंधन होता है, एक तरीके से करना ही पड़ेगा। अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर भी आप अपने अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट जो आपका 17 क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहेगा,
औपचारिक भाषा हमेशा शिष्टाचार एवं विनय युक्त होती है, जबकि अनौपचारिक जो परिस्थिति होगी वहाँ पर असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम विनय युक्त, शिष्टाचार विनय युक्त का मतलब क्या है कि हमें महोदय, इस सम्मानजनक जो वर्ण होंगे, वो शब्द होंगे, उनका प्रयोग करना होगा। अब अनौपचारिक में जैसे अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को या बहन को पत्र लिख रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें महोदय या आप जैसी चीज़ों का यूज़ करने का कोई बंधन नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। ऐसा कोई वहाँ ये नहीं कि करना ही पड़ेगा। अगला क्या है, औपचारिक परिस्थिति जो है वो आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग करते हैं औपचारिक परिस्थितियों में, जबकि अनौपचारिक परिस्थिति में क्या है कि ऐसा कुछ करने का कोई भी बंधन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लिखना था मुझे देशज शब्दों का। ठीक है, करेक्शन कर लेना। ठीक है, अनौपचारिक जो होगी परिस्थिति वहाँ पर हम देशज शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी देशी भाषा का शब्द। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, औपचारिक परिस्थिति में व्याकरण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि अनौपचारिक परिस्थिति में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। औपचारिक में जैसे मान लीजिए अब आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो देशी भाषा में तो लिखेंगे नहीं, कोशिश वहाँ क्या करनी है, जितना हो सके व्याकरण के नियमों का पालन करें। जिलाधिकारी को पत्र लिखना है तो कोशिश करनी है कि वहाँ पर हम ऐसी भाषा का यूज़ करें जो सम्माननीय हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट रहेगा, औपचारिक परिस्थिति में जिससे संभाषण किया जा रहा है यानी कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके प्रति आदर सूचक शब्द जैसे महोदय आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, जबकि अनौपचारिक परिस्थिति में हम कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। जैसे प्रिय हो गया, अपने भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय बहन, या मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ नहीं महोदय मित्र लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट है, अब अगला क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बात सभी को पता होगी ना। आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस 5 रहते हैं, उसके बाद आपके 6 आते हैं लगभग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और बाकी के आपके अलग उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आपका 18वां प्रश्न है, प्रश्न था कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है कि बच्चे की जो स्थिति या परिस्थिति है उसका पता लगाने के लिए, और फिर जैसा हो सके हम उसको निर्देशन दे सकें, उसकी मदद कर सकें कि कहाँ पर क्या कमी है, किस तरीके से उसको दूर किया जा सके। तो पहला पॉइंट लिखा है, बच्चे के वाचन को शुद्ध एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए। अगला है, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन जब करते हैं तो बच्चे क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं मूल्यांकन के बाद, यानी कि पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका लास्ट पॉइंट, बच्चों की रुचियों, योग्यताओं और अभिक्षमताओं का जो है पता लगाकर उनका उचित निर्देशन करने में मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो 2022 का जो पेपर था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है हिंदी का, और आज मैंने आपका जो 2022 का उसका पेपर था साइंस का, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।